हेलो दोस्तों, देश दुनिया की विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स का एक चैप्टर यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है रेलवे के एनटीपीसी में। और जो भी डिस्कस करेंगे ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? ऑप्शन है गोलाकार, पैराबोलिक, अंडाकार, शंक्वाकार। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अंडाकार। सी इसका अंडाकार, ये सही आंसर है। ग्रह के ग्रहपथों का सामान्य आकार अंडाकार यानी एक्लिप्स बोल सकते हैं, इलिप्टिकल बोलते हैं, इलिप्टिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, निम्न में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं या परिक्रमा करती है? इसका आंसर है, ऑप्शन है ग्रह, सैटेलाइट, तारा, आकाशगंगा, गैलेक्सी। तो आप जानते होंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका पहला ऑप्शन सही है, ग्रह। सौर परिवार में जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर लगभग वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं तथा उपग्रह ग्रह के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गति करते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है जोहान्स केपलर, गैलीलियो गैलीली, विलियम हर्शेल, निकोलस कॉपरनिकस। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा, डी। निकोलस कॉपरनिकस पहले यूरोपियन खगोल शास्त्री थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, अर्थात हेलियोसेंट्रिज्म का सिद्धांत दिया, जिनमें जो है ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी न होकर सूर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है तनाव, जड़ता, वजन, काम। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा सी, वजन। सी ऑप्शन इसका सही होगा। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को भार या वजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण आकृति, आकार और शरीर के द्रव्यमान में से स्वतंत्र होती है। बी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण यानी जी के कारण त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी के कारण त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। डी ऑप्शन है अगर लिफ्ट तेजी से ऊपर बढ़ रही है तो एक शरीर का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी इसका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन सही है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान जो है, गुरुत्वीय स्थिरांक यानी जी पृथ्वी के द्रव्यमान यानी एम तथा पृथ्वी की त्रिज्या आर के मानों पर निर्भर होता है, यानी रेडियस और मास, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारा चीज़ पे डिपेंड करता है। क्योंकि गुरुत्वीय स्थिरांक जो होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है। पृथ्वी का जो है भार, मास, द्रव्यमान, मास हमेशा स्थिर रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जबकि पृथ्वी की त्रिज्या स्थिर नहीं रहती है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है स्थिर रहता है तथा ए ऑप्शन इस कारण से सही होगा। दूसरा है गुरुत्वीय त्वरण जी का पृथ्वी की सतह के ऊपर सभी स्थानों पर स्थिर नहीं होता है। ध्रुवों पर पृथ्वी के चपटे होने के कारण उनकी सतह के ऊपर सभी स्थान उनके केंद्र के समान दूरी पर नहीं होता है। अब क्योंकि ध्रुव पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे कम होती है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम होती है, इसीलिए भूमध्य रेखा पर जी का जो मूल्य है, मान है, वो सबसे कम होता है। और यदि लिफ्ट पर ऊपर की ओर गति कर रहे हैं, ऊपर की ओर, तो उसमें क्या होता है, बैठा हुआ व्यक्ति का भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पे दिया है कम होता है, तो इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा, मतलब जो सही नहीं है वो डी ऑप्शन ही होगा, जो कि लॉजिक के अकॉर्डिंग सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? ऑप्शन है
19 किलोग्राम, 760 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 14.3 किलोग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 14.3 किलोग्राम। अब कैसे होगा, देखिए पृथ्वी पर व्यक्ति का भार जो होता है अगर दिया हुआ है 38 किलोग्राम, तो बुध ग्रह पर व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा, पृथ्वी पर व्यक्ति का भार अपॉन 9.8 मीटर पर सेकेंड इंटू 3.7 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो है पृथ्वी पर भार जो है वो हो गया। अब इसका कैलकुलेशन अगर हम निकालेंगे, तो इसको कट करके मेरे पास 14.3 किलोग्राम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना होता है? ये जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4.3 किलोग्राम पर सेकेंड, 21.3 किलोग्राम पर सेकेंड, 11.2 किलोग्राम पर सेकेंड, 13.8 किलोग्राम पर, सॉरी किलोग्राम नहीं, किलोमीटर पर सेकेंड होगा, मैंने सभी ऑप्शन में गलत बोला, किलोमीटर पर सेकेंड होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब ये सी कैसे होगा वो जान लीजिए। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए तो वह पृथ्वी पर लौटकर कभी भी वापस ना आ सके। पलायन वेग का मान जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आपको समझ में आ गया रहेगा, यहाँ पे नहीं आया तो दोबारा एक बार बैक करके फिर से सुन लीजिए। इसीलिए जो है पृथ्वी के सतह से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? ऑप्शन है निम्न तापमान के कारण, निम्न गति के कारण, निम्न दाब के कारण, निम्न घनत्व के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका सही होगा निम्न घनत्व, यानी लो डेंसिटी की वजह से जो है वो तैरता है। बादल का भार जो है एक स्थान पर केंद्रित नहीं रहता है, बल्कि इनका द्रव्यमान एक बड़े क्षेत्र में जल एवं बर्फ के क्रिस्टलों के महीन कणों के रूप में फैला रहता है, जिससे इनका घनत्व बहुत कम हो जाता है। साथ ही पृथ्वी सतह से ऊपर उठती गर्म वायु इन्हें तैरती अवस्था में बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है, यानी असर्शन और रीजन बोलते हैं ना, उसी तरह से है ये। तो अभिकथन क्या है, जब वेग की स्थिर और तरंगदैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। क्या कारण है? क्योंकि वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक, ये कारण हमें बताना है। नीचे के ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। तीसरा है अभिकथन और कारण दोनों गलत है। चौथा है अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है अभिकथन की उचित व्याख्या है। ये दोनों सही है और ये इसका कारण जो दिया हुआ है ये उसका सही में व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है? बाहर के दाब से कम होता है, बाहर के दाब से ज़्यादा होता है, बाहर के दाब जितना ही होता है जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है। और लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है समान आर्द्र एवं आंशिक निर्वात। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन इसका सही होगा, समान आर्द्र एवं आंशिक निर्वात। अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब बाहर के दाब के बराबर ही होता है जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही खोलने का क्या कारण है? ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही खोलने का क्या कारण है? ऑप्शन है कागज की खुरदरी प्रकृति, प्रासर ओस्मोसिस, सी में है कैपिलरी प्रक्रिया और डी में है सोखना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी कैपिलरी प्रक्रिया। इसका सी ऑप्शन सही होगा कैपिलरी प्रक्रिया।
ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही खोलने का कारण जो है कैपिलरी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया केशिकत्व कहलाती है। एक ऐसी खोखली नली जिसका त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है केश नली कहलाती है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लोटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? एक ब्लोटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? ऑप्शन है स्याही सुखाकर, केशिका यानी कैपिलरी क्रिया, ठोसकरण क्रिया, वाष्पीकरण क्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, कैपिलरी क्रिया यानी केशिका क्रिया द्वारा। इसका व्याख्या तो इसका विश्लेषण हमने जस्ट इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकू किसका उदाहरण है? चाकू किसका उदाहरण है? ऑप्शन है लीवर, वेड्ज, इंक्लाइंड प्लेन, पुल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा वेड्ज। ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसका वेड्ज का उदाहरण है। वेड्ज जो है एक प्रकार के साधारण यांत्रिक उपकरण होते हैं। चाकू इसका एक उदाहरण होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया। इसको लाइक कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, हम इसका समाधान करेंगे। और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। दिसंबर में होने वाले एग्ज़ाम में आप सफल होइए, यही मेरी कामना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।